हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका केस स्टडी मेथड, यानी कि हम बात कर रहे थे बाल अध्ययन विधियों के बारे में। कौन कौन सी तकनीक होती हैं जिसके माध्यम से बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके थे ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण तकनीक के बारे में, और एक इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार विधि के बारे में, कि जिनके माध्यम से बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, बच्चों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन तथा उसकी वृद्धि और विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उनमें हम कुछ विधियों को शामिल करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, केस स्टडी मेथड है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू मेथड। आज बात करते हैं हम केस स्टडी, यानी कि एक तरह से इसको अवलोकन या गहन अध्ययन भी कहा जाता है। देखिए, यंग के अनुसार केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति होती है, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, संस्था हो, हॉस्पिटल हो, सांस्कृतिक समूह या कोई भी संपूर्ण समुदाय हो। यानी कि कहा जाए तो किसी भी विषय का एक गहन अध्ययन केस स्टडी कहलाती है। अर्थात केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर किसी विशेष वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करना, उसके गुणात्मक विश्लेषणों को प्राप्त करना, उनको एकत्रित करना ही केस स्टडी कहलाता है, जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन भी किया जाता है। केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फेडरिकल लिप्ले ने सन 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था, और वहीं 1967 में वार्ने ग्लेजर एवं एंसेलम स्ट्रॉस जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया था। यानी कि जब इसको सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया, तो आगे 1967 में अन्वेषक थे जो उन्होंने वार्ने ग्लेजर ने और एंसेलम स्ट्रॉस ने इनको परिष्कृत, यानी कि इसमें कुछ सुधार किए, कुछ चेंज लाए, और इसका एक नवीन सिद्धांत के रूप में इसका प्रयोग किया। और वर्तमान में जो केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग है वो शिक्षा जगत में किया जाता है, कि एक तरह से बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए, उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए जो है केस स्टडी मेथड यूज किया जाता है। आज इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में ज्यादा जानते हैं। कि देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी कि वही कि कोई भी बालक है, अगर समस्यात्मक व्यवहार है उसका, कि बालकों को कोई समस्या है, तो उसके लिए भी केस स्टडी मेथड यूज किया जाता है, उसके बारे में जानने के लिए। केस स्टडी से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु की स्थिति की भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना और उसके बारे में जानना, साथ ही इसका बुनियादी आधार विद्यार्थियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो मनुष्य का जो संपूर्ण ज्ञान होता है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम होता है। देखिए, केस स्टडी से तात्पर्य किसी भी वस्तु, कोई भी कंडीशन है या कोई भी वस्तु है, तो उसके लिए जो है उसका भली भांति उसकी जांच पड़ताल करना ही, एक तरह से साधारण शब्दों में कहें कि उसकी जांच पड़ताल करना है, उसको जानना ही केस स्टडी कहलाता है। और दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम होता है। यानी कि देखिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होना, कि जो मनुष्य है या बालक की बात करें तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और अपने आसपास के वातावरण को जानने की जो है इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है, कि कुछ ना कुछ खोज करना, अन्वेषण करना ही एक तरह से केस स्टडी है। इस विधि में विद्यार्थी की स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है, और जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों की समस्या से भली परिचित कराना होता है। देखिए, जो अध्यापक की भूमिका होती है इसके अंतर्गत कि वो विद्यार्थियों के सामने समस्याएं, ठीक है, एक तरह से अगर हम रिसर्च की बात करें तो उसमें भी जो है, जो रिसर्चर होता है वो उसे कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई टॉपिक दिया जाता है, फिर उस पर वो उसके लिए केस स्टडी अप्लाई करता है, तो जहाँ वो उसकी समस्या के जो है समाधानों को ढूंढता है। किसी बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार का गहन अध्ययन करने के लिए एकल अध्ययन विधि को व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि अगर बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार का अगर गहन अध्ययन करना है तो उसके लिए एकल अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड को
काफी प्रयोग में लाया जाता है और इसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो बच्चे के बारे में सभी संबंधित सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से संकलित करता है। यानी कि जो भी अनुसंधान करता है किसी बच्चे पर, अगर वो एकल अध्ययन विधि को अप्लाई कर रहा है तो वो उससे संबंधित जो आंकड़े हैं, जो सूचनाएं हैं, वो उनको विभिन्न स्रोतों से, कि उसके सोर्सेज क्या क्या है, वहां से उनको कलेक्ट करता है। और साथ ही इसका उद्देश्य क्या है कि प्राप्त तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में विचलित कर कथित समायोजन समस्या पर अंतर्दृष्टि बनाना। यानी कि सबसे पहले तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि जो भी समस्या है, या अगर किसी बालक का एकल अध्ययन किया जा रहा है तो उससे संबंधित जो तथ्य जो संकलित किए जाते हैं वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए, फैक्ट्स में होना चाहिए, और साथ ही उन तथ्यों का सही परिप्रेक्ष्य में विचलित कर उस पर समायोजन समस्या पर अंतर्दृष्टि बनाना। यानी कि उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जो तथ्य एकत्रित किए हैं, फिर उनको सही एक तरह से एनालाइज करना और साथ ही जो समायोजन संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करना, ताकि बच्चे को एक बेहतर समायोजन प्राप्ति के लिए उचित मदद दी जा सके। देखिए, केवल यही तात्पर्य नहीं होता है अनुसंधानकर्ता का कि वो केवल बालक के लिए अगर एकल विधि अध्ययन विधि को वो अप्लाई कर रहा है तो केवल उससे संबंधित सूचनाएं या आंकड़ों को एकत्रित करे, बल्कि उसका प्रमुख उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि उन तथ्यों से, उन आंकड़ों से वो जो बालकों की समस्या है उनको पूरी तरह से उनको दूर कर सके, और साथ ही समायोजन प्राप्ति के लिए उनको उनकी उचित मदद भी कर सके। देखिए, समायोजन प्रक्रिया की बात करें तो समायोजन प्रक्रिया हर क्षेत्र में होनी जरूरी है। बाल्य शैशवावस्था से लेकर उत्तर बाल्यावस्था तक समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो चलती है, और देखा जाए तो वृद्धावस्था तक समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। लेकिन समायोजन की प्रक्रिया में उसको पूरा करना, साथ ही एकल अध्ययन में हर संभव स्रोतों से आंकड़ों का संकलन करना, एक अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अनुसंधानकर्ता बच्चे के साथ उसके माता पिता, पड़ोसियों, साथियों, उसके संबंधियों, परिवार के चिकित्सक हैं, अध्यापक हैं तथा अन्य किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार सत्र में बैठता है। देखिए, अब अनुसंधानकर्ता जब किसी बच्चे, कोई समस्यात्मक बच्चा है और उस पर उसकी जो एकल अध्ययन विधि जो अप्लाई की जा रही है, तो उसके रिलेटेड जो भी उसके माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, या परिवार के चिकित्सक हैं, अध्यापक, यानी कि जो उस बच्चे से रिलेटेड है, से संबंधित है, तो उनके थ्रू जो अनुसंधान करता है वो आंकड़ों को इकट्ठा करता है। क्योंकि जो बच्चे के संबंध में, जो समस्यात्मक बच्चा है, उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो उसके माता पिता से, उसके पड़ोसियों से, उसके संबंधियों से, उसके परिवार के चिकित्सक जो हैं और साथ ही उसके शिक्षक जो हैं विद्यालय में, उनसे प्राप्त की जा सकती है। और जब तक महत्वपूर्ण सूचनाएं उस बच्चे से संबंधित प्राप्त नहीं होंगी, तब तक अनुसंधानकर्ता किसी भी विषय पर अपने जो विचार है वो व्यक्त नहीं कर सकता, और साथ ही उनके लिए कोई समस्या का हल भी नहीं निकाल सकता। तो जो बच्चे के विशिष्ट समस्यात्मक व्यवहार का समाधान करने की दृष्टि से उपयोगी सूचनाएं दे सके। अब जो बच्चे के साथ जो संबंधी होते हैं, उसके माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, यानी कि जिनसे तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है, वो ही उसके बारे में, उसके समस्यात्मक व्यवहार के समाधान के बारे में उपयोगी सूचनाएं दे सकते हैं। क्योंकि उनको पता रहता है, जैसे अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्हें पता रहता है कि विद्यालय में जो बालक है, कोई समस्यात्मक बालक है, तो उसका व्यवहार किस तरह का है, उसकी गतिविधियां किस तरह की हैं, और कैसे उसके व्यवहार में चेंज लाया जा सकता है। उसकी गतिविधियों को नोट करके, उसका रिकॉर्ड करके, ऐसे में सहायता मिल सकती है उसके ऊपर एकल अध्ययन विधि अपनाकर। साथ ही बच्चे के मानसिक तथा व्यक्तित्व की स्थिति को निश्चित रूप से जानने की दृष्टि से भी उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण दिए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार केस स्टडी मेथड के अंतर्गत बच्चे के जीवन वृत्त का संपूर्ण लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उनके सुधार पर अनुसंधानकर्ता को समायोजित बच्चे के साथ अधिक व्यवहारिक व वैज्ञानिक रूप से निपट सकता है। यानी कि देखिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, कि अगर बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाना है तो उनकी गतिविधियों को ध्यान रखना, उनके व्यवहार पर ऑब्जर्व करना, उनको निरीक्षण करना, क्योंकि इससे पहले हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड इंटरव्यू मेथड। तो साथ ही वो समायोजित बच्चे जो है उनके व्यवहार में
परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए या तो क्रॉस अनुदैर्ध्य विधि या लॉन्गिट्यूडनल मेथड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अनुप्रस्थ जो मेथड होता है, क्रॉस सेक्शनल मेथड जो होता है, उसमें विभिन्न आयु वर्ग के बड़ी संख्या में बच्चों को लिया जाता है, यानी कि अलग अलग आयु के बच्चों को उसमें ऑब्जर्व के लिए लिया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल मेथड में एक ही आयु के समान आयु के बच्चों पर लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर आयु स्तर के लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुसंधानकर्ता को कि उपागम से प्रत्येक के अपने लाभ और सीमाएं होते हैं, कि चाहे वो कोई सी भी मेथड हो, बाल अध्ययन विधि वो उपयोग में ला रहा है, लेकिन हर एक बाल अध्ययन विधि के अपनी कुछ लाभ और सीमाएं होती हैं। ठीक है, किसी विधि के लाभ हैं तो उसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। तो बस आज हमने बात की केस स्टडी मेथड के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप पूछिएगा जूम मीटिंग में और इसको नोट डाउन कीजिएगा टॉपिक को। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।